असामयिक मौत से उन्हें गहरा दुख हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि भंडारा की दर्दनाक घटना से कई अनमोल जीवन का अंत हो गया। और इस घटना पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्यामा मुंबई से। श्यामा, इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया गया है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी क्या हुआ है? जी, सबसे पहले अगर अभी बात कर लें ताजा स्थिति की, तो जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि जो परिवारजन है, बच्चों के जो माता पिता हैं, काफी दुखद हालत में है वहां पर, और बार बार वो ये विनती कर रहे थे कि हमें सारी जानकारी दी जाए, जो उनके बच्चे हैं वो उन्हें सौंप दिए जाए। तो ये सारी जानकारी उन्हें चाहिए थी, ये सारे उनके डिमांड थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो होम मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है 5 लाख का सारे परिजनों के लिए, जिनके भी बच्चे इस दुखद घटना में गुजर गए हैं, उसके लिए 5 लाख की अनाउंसमेंट की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भी वहां पहुंचे हुए। कई सारे नेता मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं ये जायजा लेने के लिए स्थिति की कि किस तरीके से ये आग लगी, किस तरीके से ये सारा घटना हुआ। बहरहाल अगर हम देखें फिलहाल तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जब ये आग लगी तो कोई भी आग बुझाने वाली इक्विपमेंट उस जगह पे मौजूद नहीं थी, और ये भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से भी ये डिमांड की गई थी, लगातार की गई है कि वो सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो उन्हें मुहैया कराए जाएं, लेकिन वो नहीं वहां पर हो पाए थे। इसके अलावे अगर बात करें तो जो हॉस्पिटल का जो फायर ऑडिट है, उसमें भी एक आशंका बनी हुई है कि वो होता था या नहीं होता था। जो अजीत पवार हैं हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो भी वहां पे गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि अब सारे ही हॉस्पिटल्स के फायर ऑडिट किए जाएंगे, यानी कि जब घटना हो जाती है उसके बाद में सारे जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, वो लेना शुरू कर दिया जाता है दूसरे के लिए। ऐसे समय में जो परिवारजन है वही एक सबसे बड़े अभी फिलहाल एक स्थिति में है कि कैसे कोप करेंगे वो इस पूरे स्थिति से। इसके अलावा जो इंक्वायरी की जो आदेश दी गई है वो तो सब जगहों से आ ही रहा है। सेंट्रल जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो होम मिनिस्टर हैं, सभी ने कहा है कि बहुत उच्च स्तरीय इस सब की जानकारी ली जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, और जो भी दोषी है इसमें उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल श्यामा, अधिकारियों को सत्ता को यह समझने की जरूरत है कि न्यू नेटल वार्ड में जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो उस विश्वास, उस भरोसे के साथ छोड़ते हैं। इसके बाद जिला अस्पताल में इस तरह की घटना होना, यानी कि उस पूरे जिले में एक डर का भाव रहेगा लोगों के बीच में अपने बच्चों को अस्पताल में ले जाने के लिए, और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की जानकारी के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर 1 साल तक चलने वाले स्मरणोत्सव की गतिविधियों पर निर्णय लेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य सहित इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों के साथ साथ आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। ये समिति दिल्ली, कोलकाता और नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े अन्य स्थानों पर, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी है, तमाम गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन करेगी। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,56,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.41% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 19,253 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं।
भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी में टेस्टिंग के क्षेत्र में सफलता के कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 18,02,53,315 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,16,951 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर तटीय अनुसंधान पोत सागर उन्वेषिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस पोत की मदद से ये इस समय आप देख रहे हैं वर्धमान के राधा गोविंद मंदिर के दर्शन कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वर्धमान का दौरा है। हम जानते हैं कि इससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे तो किस तरह से उनके काफिले पर हमला हुआ था। एक बार फिर वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति को तैयार किया है, एक तरह से उस रणनीति के तहत जो तमाम अभियान है जिसमें वो जनता के साथ संपर्क कायम करेंगे और अपने उस जनाधार को भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से एक तरह से कह सकते हैं सत्ता के काफी नजदीक पहुंचने के जो तमाम अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, उसमें से आज एक अभियान है एक मुट्ठी चावल। अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से फिर वो राधा गोविंद मंदिर पहुंचे हैं और यहां से मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ से सीधे रुख करेंगे। कई और कार्यक्रम आज दिन भर के हैं जिसमें किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम तैयार की गई है। एक मुट्ठी चावल एक तरह से इस मुहिम में राज्य भर के तमाम जिलों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए हर घर से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा वर्धमान में एक रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा का आज का कार्यक्रम बेहद अहम है और हमने देखा कि जिस तरह से अपने पिछले कार्यक्रम के दौरान जब उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद से जो केंद्र और राज्य सरकार की सियासत में जिस तरह की एक तरह से गतिरोध पैदा हुआ था, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता और खासकर ममता बनर्जी का जो पूरा प्रशासन है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेताओं के जब जब दौरे हुए हैं तब तब कोई ना कोई एक टकराव की स्थिति पैदा हुई है। हम आपको बता दें जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर पहले जो दृश्य आप देख रहे हैं वो एयरपोर्ट उतरने के बाद सीधे राधा गोविंद मंदिर गए थे। ये दृश्य आप वहीं के देख रहे हैं जब वो राधा गोविंद मंदिर पहुंचे थे। और वर्धमान जिले के कटवा के जगदानंदपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस जनसभा को संबोधित करने से पहले वो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी आज वर्धमान से ही करेंगे और साथ ही साथ पार्टी का लगातार ये कहना है कि सभी 48,000 गांवों में जाकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ये दृश्य इस समय जो आप देख रहे हैं वो जेपी नड्डा का एक दिवसीय वर्धमान का दौरा है पश्चिम बंगाल का, जहां वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे राधा गोविंद मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किया राधा गोविंद मंदिर का और यहां से वो निकल चुके हैं। ये दृश्य जो हम दिखा रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले के हैं जब वो राधा गोविंद मंदिर पहुंचे थे। यहां से वो निकल के वर्धमान जिले के कटवा के जगदानंदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कृषक सुरक्षा सभा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बेहद अहम दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का
वर्धमान जिले का। वर्धमान जिले की जो सीटें हैं उनका भी बेहद महत्व है और इस जिले से सटे अन्य जिलों में भी आने वाले समय में जो चुनाव होना है उस पर आज के इस दौरे का एक असर दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, और उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज का दौरा देखा जा रहा है। बीजेपी की एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत हर किसान परिवार तक पहुंच बनाने की कोशिश है। पार्टी कार्यकर्ता राज्य के सभी 48,000 गांवों में जाकर नए कृषि कानूनों की जानकारी भी लोगों के साथ साझा करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि विपक्ष की एक पूरी कोशिश रही है पूरे देश भर में कृषि कानूनों को लेकर एक भ्रम की स्थिति या फिर किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना, जानकारी देना कि किस तरह से आने वाले समय में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके ये कृषि सुधार कानून आएंगे। और इस खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस पोत की मदद से सागर में अन्वेषण का काम होगा जिससे देश की तरक्की में मदद मिलेगी। We have added one more vessel, Sagar Anveshika, which is a coastal research vessel for strengthening scientific research about various issues inside the ocean. रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नॉर्मल ट्रेनों के परिचालन में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं और कहा है कि मौजूदा साल में यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। भारतीय रेल प्रगति की पटरी पर दौड़ेगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा हैं। सबसे पहले सर डीडी न्यूज में बहुत स्वागत आपका। सर कहा जाता है कि भारतीय रेल जो है वो सपनों की रेल है और गाड़ी जब चलती है छुक छुक करती है तो लोगों के दिल भी धड़कते हैं। कोरोना काल में चुनौतियों के बीच बहुत काम हुआ, भारतीय रेल ने लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया। 2021 में क्या चुनौतियां मानते हैं आप और क्या योजना है? पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब बराबर ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं जो हमने पिछले साल कैरी किया था। ये एक भारतीय इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा संदेश है और अब हमारी ये प्रयास है कि हम अपनी पैसेंजर सर्विसेज जो हैं अपने पैसेंजर्स के लिए उसको काफ़ी हद तक और बढ़ाएं। हमें उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ कैपेसिटी में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है जिससे कि हम अपनी नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज में और इजाफा कर सकें। भारतीय रेल अपने को आत्मनिर्भर अभियान जो है उसमें कहाँ पाता है? आत्मनिर्भर भारत का हमारा सबसे शीर्ष प्रतीक हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो हम लोग बना रहे हैं खुद अपने। और आइए सीधे रुख करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तरफ। हम I extend a warm welcome to our speakers for the ministerial segment of the plenary session. And warm greetings also to our 7 eminent panelists for the technical segment which will follow the ministerial segment. The pandemic, as we all know, has taken a heavy toll in terms of human lives and economic hardships caused to our people. However, over the last 1 year, we have also made significant progress in addressing this challenge. India now has several candidate vaccines against COVID-19. Last week, India also granted emergency use authorization for 2 such vaccines. We look forward to an early rollout of the vaccines in India. We have made clear our commitment to make our vaccine production capacity both accessible and affordable to meet the requirements of our neighboring countries and other partners and all of humanity. In India, we took a proactive approach in dealing with the crisis by taking early steps to protect and insulate our people and quickly ramp up our capacities in the healthcare sector. The Honorable Prime Minister launched the Atmanirbhar Bharat Abhiyan
to deal with the economic challenges caused by the pandemic. At the global level, India engaged actively to evolve a coordinated response to the COVID-19 crisis. In accordance with our philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, we also extended medical assistance to over 150 countries. The pandemic is leaving a lasting imprint on all domains, including the economy and society. As the Prime Minister noted recently in his speech at the annual Bloomberg New Economy Forum, the pandemic has posed interesting questions for a post-COVID world and given us an opportunity to develop new protocols in every field. We need to prepare ourselves for the changes the post-COVID world will bring, the opportunities it will present, and how India can take advantage of these opportunities. This brings us to the topic of this plenary session, which looks at the post-COVID scenario in health, economy, social and international relations. We are very much looking forward to receiving the thoughts of our distinguished panelists on the subject. Thank you. Thank you, sir. May I now request? तो ये आप देख रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान, प्लेनरी सेशन के दौरान ये फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला थे, जिनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया गया था इस कोविड-19 के दौरान तमाम आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा इस मंच से कि कोविड-19 के जो 2 वैक्सीन भारत ने निर्मित किए हैं उसको लेकर पड़ोसी राज्यों तक भी उसकी पहुंच कायम करने के लिए लगातार भारत काम कर रहा है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के कैपिटल इमारत में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने सोमवार को रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के नए आर्टिकल पेश करने की योजना बनाई है। इस मामले में हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सख्ती से अपनी आवाज उठाई है। नैंसी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप के मंत्रिमंडल से कहा है कि वो तुरंत अनुच्छेद 25 के तहत ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल न होने का ऐलान किया है। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्विटर ने लिखा है कि हाल में किए गए उनके ट्वीट्स की करीबी समीक्षा और हाल की घटना के मद्देनजर हिंसा भड़काने और जोखिम के कारण राष्ट्रपति ट्रंप के अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी ट्विटर ने 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर 12 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया था। यूनान ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 18 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यहां नवंबर के शुरुआत से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान प्राथमिक स्कूल और डे केयर सेंटर 11 जनवरी से खोले जा सकेंगे। हाई स्कूलों को पहले की ही तरह बंद रहेंगे। यूनान में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत 27 दिसंबर से हो चुकी है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है। आम जनता को इस महीने के अंत से वैक्सीन दिया जाएगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कुल 197 रन की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 35 रन के अंदर अपने दोनों ओपनर्स बिल पुकोव्स्की और डेविड वार्नर के विकेट गंवा दिए। पुकोव्स्की को 10 पर मोहम्मद सिराज ने आउट किया, जबकि डेविड वार्नर को 13 के स्कोर पर आर अश्विन ने चलता किया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर मार्नर लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ की जोड़ी ने कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। लाबुशेन 47 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि स्टीवन स्मिथ 29 रन पर नाबाद। इससे पहले भारत की पहली पारी 244 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 94 रन की बढ़त हासिल हुई। आज सुबह भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन अभी 17 रन ही और जुड़े थे कि कप्तान अजिंक्य रहाणे को पैट कमिंस ने बोल्ड कर दिया। उन्होंने 70 गेंदें खेलकर 22 रन बनाए। इसके बाद हनुमा विहारी 4 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। भारत के विकेटों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और टीम 244 रन पर सिमट गई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
हम लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हमने क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। Nine to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention via video conferencing. The PM says it's a matter of pride for India, the way Indian diaspora has worked during the COVID pandemic. The PM also says India is prepared to serve humanity with 2 indigenously developed COVID vaccines. Ten infants killed in a fire accident at Bhandara District General Hospital in Maharashtra. Health Minister Dr. Harshvardhan speaks to State Health Minister to assess the situation. The state government orders an inquiry, also announces ex gratia of 5 lakh rupees each for the families of the deceased infants. President, Vice President and Prime Minister condole the incident. BJP President JP Nadda is on a one-day visit to West Bengal today to launch the party's new campaign aimed at wooing farmers. Nadda to hold a rally and a road show in the state. India crosses one more milestone in the fight against COVID-19. Cumulative number of tests in the country crossed 18 crore. More than 9.16 lakh samples tested in the last 24 hours. In international news, Democrats in the US House of Representatives plan to introduce new articles of impeachment against Donald Trump. That's what reports are saying. Trump says he will not attend Joe Biden's inauguration. Meanwhile, Twitter permanently suspends Donald Trump's account, citing the risk of further incitement of violence. And in sports, Australia lead by 197 runs at stumps on day 3 of the 3rd test at Sydney. Steve Smith and Marnus Labuschagne build up a stable partnership for the hosts after losing 2 early wickets.
Well, hello and welcome. You're with the latest here on DD News and DD India. This is Midday News, and we're taking you right across to West Bengal live, where we have a one-day visit of BJP President JP Nadda taking place. He's there to, in a way, take forward the BJP's campaign for West Bengal, and also to raise support among farmers for the party. In fact, we will be taking you there as well through the course of this bulletin. But right now, let's get you the top story. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention virtually. Pravasi Bharatiya Divas Convention is the flagship event of the government to engage and connect with overseas Indians. Chief guest for this year was President of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi. President Ramnath Kovind will be addressing the valedictory session. Addressing the event, Prime Minister Modi stressed that Indian diaspora has strengthened its identity by showing its commitment to the betterment of our society in the past few years. The PM stressed that Indian diaspora has contributed immensely during COVID times. The Prime Minister further said that India has come out with 2 made-in-India vaccines, and India will soon start the largest COVID vaccination drive in the world. बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। Let's now take you live across to West Bengal, where BJP President JP Nadda is campaigning for the BJP, returning to West Bengal after that attack had taken place on his convoy to take forward the party's campaign. This time the focus is on farmers. There is a campaign that is being conducted by the BJP, and there's a Krishak Suraksha Sabha also happening, and door-to-door rice collection is going to be done as well. Ek Muthi Chawal campaign, so that the BJP can fan out with its cadres across all the 48,000 villages of the state and take the message of the farm reform laws being completely in the benefit of farmers, to counter the campaign that has been taking place and the agitation that has been taking place against them. So the BJP will be talking about the new farm reform laws, the amendment laws that have been passed in Parliament in the last session. And you can see here JP Nadda taking to the stage to address the gathering in Bardhaman as well. आज की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, धर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद
सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल रॉय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहां आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है और इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्मभूमि के रूप में जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरविंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्मभूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, कतार दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी कि लड़ाई लड़ करके न्याय दिलाने का काम हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर
ठान लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण मित्रों 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें, गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना, उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है, 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, ये बजट बना है, इसको हमको समझना। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यहां तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी है। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझ। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने
लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी का शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान देना। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है, ये व्यवस्था की गई। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूं, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बोलो, इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? पीछे से मैं आवाज सुना चाहता हूं, बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो कृषक सुरक्षा अभियान को ठीक ढंग से चलाकर लोगों को इसका सहयोग करके इसमें हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित। यह है अकर्मण्यता, यह है यहाँ की सरकार लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा। लेकिन मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, फिर चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो जन धन योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को और 1 करोड़ 11 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति साल का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए आपको पैसा दिया। लेकिन ममता जी ने 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत पहुंचाया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर को दिया जाएगा। यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट मेट्रो का बन रहा है, लगभग 8,575 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 3,665 नेशनल हाईवे बना है वेस्ट बंगाल में, ये मोदी जी ने किया है। ममता दीदी पीछे छोड़े ना, कोई कुछ करेंगी नहीं, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में अब दिल्ली में मोदी जी और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कटमनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी? हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा
सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चोर को बचाने के लिए, तिरपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी है तो भय कहनो, ভয় কেন কি হয়েছে? हर बात में बोलबे होबे ना होबे ना होबे ना। मई महीने में होबे होबे होबे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे आवे आवे, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से विकास में, तो हमको मालूम है कि चौल चोर, त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी दे, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बांग्लार बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी समझ में आता है हमको, अपनी बाड़ी समझ में आता है मुझे। बांग्लार बाड़ी और ममता जी अपना मोहर लगाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। मोहर बदल देने से बंगाल के लोगों में मोदी जी के लिए दिल में जगह कम नहीं होती है, बढ़ती है। ये बात हमको समझनी चाहिए। अरे मोदी जी का नाम कहां कहां से हटाओगे? वो तो दिलों में बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे हैं? बसे हैं कि नहीं बसे हैं? लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने दिन रात एक काम किया है, हर कुछ किया। आप बताइए, मोदी जी ने यहां ट्रेनें भेजी थी कोविड में कि नहीं भेजी थी? लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था नहीं किया था? किसने कहा था ये कोरोना कैरियर है? किसने कहा था? ये इनका बंगाल के लोगों के प्रति प्यार और समर्पण है। ये इनका समर्पण है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मैं बात करूं तो ममता जी बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया है। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी कर दी। इसलिए मित्रों, यहां भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। यहां एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले, और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, जो गर्मजोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, ये जो मुझे यहां दिखने को मिला है। मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में एक नारा लगाऊंगा। ये नारा का जवाब भी आप नारे में ही देंगे। मैं कहूंगा, जय मां दुर्गा, जय मां काली। आप कहेंगे
शेष करोई अत्याचारी। ठीक है? जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে। আর এরপর কৃষকদের সুরক্ষার এবং কৃষক সুরক্ষা অভিযানের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন মাননীয় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয়। আমরা সকলে উচ্চস্বরে সেই শপথ বাক্যকে। Well, you heard there BJP President JP Nadda in Bardhaman in West Bengal. He's there traveling in the state for one day, where he has just addressed a rally, also launched a campaign directed at farmers, Ek Muthi Chawal campaign, that the BJP workers and the entire cadre there will be fanning out to over 40,000 gram panchayats and taking the message of the central government across to all the farmers that the 3 new farm reform laws are in their benefit, and that the BJP president also had messages there for farmers themselves, that the BJP government, ever since it's been in power, has raised the budget for farmers by over 6 times. The MSP has also been raised by over 50%, and according to the Swaminathan Commission report, the kind of remunerative crop that should be for farmers, that has been ensured by the Modi government as well, by increasing the MSP as well. And apart from that, he targeted the Mamata Banerjee government there in West Bengal as well, saying that it's steeped in corruption and it's denying the benefit of the Kisan Samman Nidhi to farmers as well and their families, and a pointed attack really to ensure that the BJP comes to power in West Bengal when the elections are held there in the summer of 2021. We'll keep you updated on all that, but up next is Doctors Speak, all your queries that we can take across to experts related to your health in these COVID times. Stay with us. आसमान छूता हिमालय, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदाने जंग, गहरी बर्फ की परतें, रूह कंपकपाती ठंड, जहां सांस लेना भी हो दूभर, मजबूत कंधे ही उठा पाए जिसकी सुरक्षा का जिम्मा। ऐसे योद्धा कहां होते हैं तैयार? जानते हैं भारत के वीरों की गाथा। भारत के जांबाज की ट्रूपर्स की कहानी, हिम योद्धा। कैसी होती है एक मरीन पायलट की जिंदगी, इससे जुड़े क्या है खतरे, क्या है रोमांच। We get very personal to the ships. हम लोग जहाज के अंदर काम कर रहे हैं और उसको चलाते भी और उसके नेविगेशन भी देखते हैं, उसके इंजीनियरिंग साइड भी देखते हैं। इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में कैसे बनाई एक महिला ने अपनी जगह। ये every other day I am put up with this sort of a reaction. Oh, you are the pilot. ऐसे मतलब पीछे भी देखते हैं कभी-कभी कि इनके पीछे कोई और आ रहे हैं. Male pilot is coming behind this person. First thing is you cannot self doubt. कुछ चीज अगर लगता है कि मैं कर पाऊंगी तो आप करके देखो कि कर पाएगी कि नहीं। जानिए देश की पहली और एकमात्र मरीन पायलट रेशमा नीलोफर की जुबानी कार्यक्रम तेजस्विनी में।
year brings with it vaccine cheer for India. Two made in India COVID-19 vaccines approved for restricted emergency use. What do clinical trials show about Covaxin's safety and efficacy? Will Covaxin protect, particularly against mutant strains of the virus? For an in-depth perspective, watch BioQuest, India's COVID-19 vaccine, Covaxin, only on DD India. कोरोना के घटे केस, बढ़ा रिकवरी रेट, ड्राई रन के बाद क्या है वैक्सीनेशन प्लान? जानने के लिए देखिए विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य भारत, शनिवार 9 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Hello and a very good afternoon to you all. It is that time of the day on the weekend that we bring you Dr. Speak, the show where we take your queries that you raise with us on the phone line with a number soon at the bottom of the screen, and also on Facebook, and we'll take them across to experts. Anything that is related to your health in these COVID times. It could be about COVID, it could be about post-COVID, it could be other issues as well. We will have experts with us. They will answer your questions directly. I am Gautam, with me is Jyotika. शुक्रिया गौतम। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। गौतम ने आपको बता दिया है, फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। आप फोन के जरिए हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल हमारे साथ शेयर कीजिए। उन सवालों को हम ले चलेंगे एक्सपर्ट्स तक, और साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना जो सवाल है वो छोड़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर घनश्याम पांगटे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन LHMC। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, डॉक्टर राकेश गर्ग और डॉक्टर राजेंद्र कुमार बेनीवाल। उनका इंतजार करते हैं। डॉक्टर घनश्याम, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अब सबको बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और वो लोग वैक्सीन ले सकें, लेकिन उससे पहले जो वैक्सीन हम सबके हाथ में है, जिसकी बात हम बार बार करते हैं और बार बार सबको अपील करते हैं, मास्क की, उसमें कोताही ना बरती जाए, क्योंकि वैक्सीन तो अपना काम करेगी, लेकिन ये वाली वैक्सीन ऑलरेडी अपना काम कर रही है और इसे काम करवाने के लिए सही तरीके से इसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। जी हाँ ज्योतिका जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो मास्क है वो अभी इतनी जल्दी उतर नहीं पाएगा हमारे इवन वैक्सीन आने के बाद। एक तो ये भी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव नहीं है, तो 70 to 90% कोई भी आप वैक्सीन ले लीजिए। तो ये जो हमारा मास्क है वही अभी वैक्सीन है जो कि हमारे पास पहले से ही है, जबकि जो वैक्सीन जो तैयार हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुकी है, वो हमें अगले हफ्ते से मिल जाएगी। तो बट हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। जी Right, and Dr. Pankti, in terms of how we're seeing the trends of fresh cases going down that come up in every 24 hours, recovery is being far more in number and it's become like a consistent trend. So do you feel that this is something because of the fact that people have adopted to masking up, washing hands, social distancing, and that is the way it should progress even when vaccination is rolled out? Yeah, Gautam ji, you are totally right that our cases are going down, and it's very good to see that our mortalities are going down, our recovery rates are improving. If we compare to a Western world, USA, you have more than 2 lakh cases per day. You have Europe is totally locked down because of spurt in cases. Although we are not very sure that what is the main reason, but there may be multiple reasons. One, you said that like mask and all, which we are following, our government is almost pushing us to continue this mask and social distancing. While in USA, even their government was not pushing them to wear the mask. So that may be a cause. Other is like there was a speculation that immunity of Asians are better than the Western. And also we have a younger population compared to Western countries.
So these all those factors may be there, which may be helping us in having a downward trend in these infection. But we should be remain cautious. We should not be leaving our caution and going without mask and other things. So I will say we continue this thing and continue this good trend. Right. डॉक्टर पांगते, तमाम तरह के सवालात इस वक्त लोगों के मन में चल रहे हैं वैक्सीन को लेकर। अगर बात की जाए कि वैक्सीन जब आएगी, सबसे पहले तो वो लोगों तक कब पहुंचेगी, वो खैर केंद्र सरकार बार बार इस चीज़ को क्लियर करती रहती है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वैक्सीन हर किसी तक पहुंचेगी। दूसरा ये कि वैक्सीन लगने के बाद कितना इंतजार होगा, क्या हम कोविड ग्रस्त होंगे, या उस वक्त हम कोविड ग्रस्त है तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इसके बारे में अगर आप हमें समझाएं। बिल्कुल ज्योतिका जी, अभी जैसे गवर्नमेंट पूरी तरह इस वैक्सीन जैसे कि अप्रूव हो गई है, अभी इसको ऑल ओवर इंडिया इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, मैन पावर अरेंजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। इन सब में ये होगा कि हर जगह पर जैसे एक डॉक्टर होगा, एक नर्सिंग स्टाफ होगा और बाकी जो कोरोना वॉरियर्स है वो लोग होंगे। पहले चरण में जैसे कि ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर जो कि लगभग 1 करोड़ के अराउंड होंगे, 2 करोड़ के अराउंड हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और इसी तरह हमारे पास लगभग 27 करोड़ जो कि 50 साल से ऊपर और कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग होंगे। उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और जब ये वैक्सीन इसके 2 डोज होंगे लगभग 1 महीने बाद। बट ये भी देखा जा रहा है कि ये पूरा इवॉल्विंग होगा, मे बी 1 महीने के अंदर में हमारे पास और वैक्सीन आ जाए और हम उसको कंटिन्यूटी में और लोगों को भी दे पाए वैक्सीन, और ये ज्यादातर लोगों को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दूसरी वैक्सीन भी है कोवैक्सीन, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि उसको बैकअप में रखा जाएगा, तो ये सारे बहुत तेजी से रिजल्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। और किसी को भी चिंता करने की बात नहीं है, वैक्सीन और इस महामारी का इलाज सबको पूरा गवर्नमेंट पूरी तरह से इनका ध्यान रखेगी, ये पूरा प्रॉमिस किया गया है गवर्नमेंट की अपनी तरफ से। बस हमें है कि जब तक कि ये सारा वैक्सीन का पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें, जैसे कि आपने पहले भी बताया, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ वाली जगह में हम अवॉइड करें तो हम बहुत अच्छी तरह से इस महामारी को निजात पा सकेंगे। जी। Right. Okay, we're also joined by Dr. Rajendra Kumar Beniwal, his professor and unit head, senior consultant, joint replacement surgeon, Central Institute of Orthopedics, BMMC, and Safdarjung Hospital. Welcome to you, Dr. Beniwal. In terms of how the situation is with view to the kind of patients that you've been having, how is the progress at this stage in terms of being able to take on even elective surgeries at this stage, because I believe that the pressure that was initially there has eased quite a lot on our health services. Your sound is not audible. Can you hear me, Dr. Beniwal? Yes, yes. Okay, just wanted to ask you how things are right now in your practice, in your specialization, in terms of being able to cater to patients of orthopedics. या हमारी स्पेशलिटी में, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी में शुरू में ऐसा बताया गया कि काफी रिस्क है कोविड पेशेंट को ऑपरेट करने में। अच्छा। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसमें 30% मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है पेशेंट की आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी। और इसीलिए हमने प्रोटोकॉल बनाया कि कोई भी पेशेंट को जिसको बिना कोविड टेस्ट करवाए ऑपरेट नहीं करना है, और गवर्नमेंट ने भी बाद में गाइडलाइन बना दी कि कोविड टेस्ट करवाने के बाद ही ऑपरेट करना है, अगर पेशेंट नेगेटिव है तो भी ऑपरेट करना है। शुरू में तो इमरजेंसी पेशेंट ही ऑपरेट कर रहे थे, बाद में सितंबर में हमने रूटीन सर्जरी भी शुरू की आफ्टर कोविड टेस्टिंग, जिसमें कोविड नेगेटिव था उसमें अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना की वजह से, क्योंकि कोविड है वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है, तो उसमें चांसेस हैं कि डिसमिनेटेड जो क्लॉटिंग जो डिसऑर्डर है उससे थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना से पेशेंट को आगे पोस्ट ऑपरेटिव में डेथ हो सकता है। तो इसलिए कोविड पॉजिटिव में तो ऑपरेट करने का कोई मतलब ही नहीं, और अभी रूटीन सर्जरी धीरे धीरे शुरू हो रही है, कोविड नेगेटिव में धीरे धीरे सर्जरी हो रही है शुरू, उसमें अभी तक कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, एक भी पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है।
आपकी आवाज मुझे वो ऑडिबल नहीं थी। जी कोई बात, डॉक्टर साहब अब आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अब सुन रहा हूँ, मैंने नजदीक ले लिया ना इसको, कान के लगाया। चलिए हम जब तक आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए, सेट कर लीजिए फ्रेम, हम आपके पास आते हैं। डॉक्टर घनश्याम, बार बार ये सवाल भी सामने आता है कि बहुत सारे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। अब अभी हम डॉक्टर राजेंद्र से भी बात करेंगे, किसी को आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो पेश आती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। इन पेशेंट्स के लगातार सवाल आते रहते हैं कि कितना सेफ है वैक्सीन लेना और कितनी जल्दी उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए, वो वैक्सीन लें या ना लें। ट्रायल के रिजल्ट्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, तो वैक्सीन तो बिल्कुल सबको लेना है। और ये स्पेशली चुना गया है इस ग्रुप को जो 50 साल से ऊपर हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, जैसे कि आपने बोला कोई रूमेटोलॉजी के पेशेंट है, जॉइंट के पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है। हमने जो पिछले 9 महीने में जो पेशेंट देखे हैं, पिछले 9 महीने में जिनकी डेथ हो गई है, जिनको सीवियर डिजीज हुई है, वो ज्यादातर पेशेंट वो थे जिनको कुछ ना कुछ पहले से बीमारी थी, या डायबिटीज के पेशेंट थे, उनका शुगर अनकंट्रोल था, जिनका कंट्रोल था उनको इश्यू नहीं आए, जिनका अनकंट्रोल था उनको इश्यू आए हैं और उनकी डेथ हुई है। इवन कुछ टाइम पहले तो ये भी बताया जा रहा था कि कोविड से ज्यादा डेथ नहीं हो रही है, ये जो डेथ हो रही है वो पहले से किसी को लिवर डिजीज है, किसी को सिरोसिस होता है लिवर का, किडनी के डायलिसिस पे है, तो उन पेशेंट के बहुत ज्यादा वैसे ही चांसेस होते हैं कि अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो उनको चांसेस होते हैं कि ज्यादा सिक हो जाएं और डेथ के भी। तो बट देखा गया कि अगर हम इनको इम्यूनाइज कर देते हैं तो इनको सीवियर डिजीज नहीं होगा। तो ये प्रायोरिटी ग्रुप है। अगर हमें जो डेथ रेट हम देख रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट मार्कर है इस डिजीज का, कोविड का, तो अगर हम इन जो सिक पेशेंट है, जो कोमॉर्बिड है, उनकी मोर्टेलिटी अगर हम कम कर लेते हैं तो हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यंग पेशेंट जो हेल्दी पेशेंट है उनमें ये डिजीज बहुत ही माइल्ड है। आप देख सकते हैं यूरोप में सारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं और वो कोविड होने के बाद फिर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही रेगुलरली स्पोर्ट्स, और इवन हमारी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। तो यंग पेशेंट में, हेल्दी पेशेंट में ये डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है, ये सिर्फ कोमॉर्बिड को करती है। तो सबको लेना है, स्पेशली कोमॉर्बिड को जरूर लेना है ये वैक्सीन। जी, एक सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर साहब की, पूछना चाह रहे हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव था लेकिन अब मैं रिकवर हो चुका हूं, क्या मैं भी इस वैक्सीन को लूं या फिर नहीं? ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि जिसको कोविड हो गया है, वैसे तो कोविड जब होता है एक तरह का नेचुरल इन्फेक्शन है, वो आपका एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन भी है, बट ये वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखा जा रहा है कि अगर किसी को कोविड माइल्ड हुआ है, बिल्कुल हल्का, जिसमें कि 1-2 दिन बुखार आया पर उसको सांस फूलने की कोई तकलीफ नहीं हुई, उसको अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी और उसको होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गया वो 14 दिन के बाद, अगर ऐसा है तो ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट में एंटीबॉडीज उतनी अच्छी नहीं बन रही है। तो इस समय के जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय ये है, अगर आपको माइल्ड डिजीज हुई है तो आपको कोविड वैक्सीन लेनी है, और लेनी है लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतर के बाद। जिस दिन आपको कोविड पहला होता है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है या जब सिम्टम्स आता है, उसके 1 महीने बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। बट अगर आपको सीवियर कोविड हुआ था, आप काफी दिन तक अस्पताल में एडमिट रहे थे, तो उन लोगों को ये वैक्सीन अभी अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि और रिजल्ट्स नहीं आ जाते, क्योंकि इन लोगों पे वैक्सीन के कोई ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं है। बट माइल्ड कोविड, एसिम्प्टोमेटिक कोविड, 1 महीने बाद वैक्सीन ले लीजिए। राइट। As far as vaccination is concerned, Dr. Pangti, we've had 2 rounds of dry runs nationwide throughout the country. How significant is that in terms of when actually the vaccine rolls out, in terms of what it has told us as to how seamless and smooth and effective can the rollout really be? Yeah, this is very important that we have done 2 runs already in almost all states. Some place has been taken as a dry run, and this will help us in smoothen the activity. We have a very strong immunization protocol. All this Indradhanush vaccination program for children is taken all over India. It's even covers all of the rural India, because 60% of the India is rural. And we are going to utilize those only, those vaccination places only. But issue is there that we have to have a social distancing. We have to keep these person who are getting immunized for at least 30 minutes for observation, because anytime when we give a vaccination, there may be a side effect of acute, there may be pain, there may be some numbness, there may be some vasovagal, or suddenly they may have uneasiness. So we need to observe that. Because of that,
in a center we can only vaccinate 100 or 150 in a day. So considering those things, we should have a dry run that how will we give those vaccination to those peripheral places, and how will we do social distancing and immunization also. So this will certainly help us in reducing the wastage and also controlling the infection in whoever comes to the hospital or a center. राइट एंड डॉक्टर पांगती, एक और सवाल जो आजकल काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, दे वांट टू नो दैट जब वैक्सीन लेने का टाइम आएगा, should they first go in for some sort of an antibody serology testing to find out the level of exposure they've already had to COVID, whether they've been infected by COVID or not, to determine whether they already have some sort of immunity to the disease before they actually go in for a vaccine? This I have already told you. I will just repeat it again. If you have a mild COVID, even confirmed COVID, okay, or if you have a home isolation sort of COVID, you should get a vaccination because antibody response is not good. And if you are not confirmed cases and you have antibody, even you should not test yourself because those antibodies or immunity may not be that strong. So Okay. all those patients who has asymptomatic COVID, they think that they may have infection and they didn't have any severe disease, they should get vaccination at present protocol and at present specialist opinion. राइट डॉक्टर पांगती, कोविन ऐप को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप अपनी सारी डिटेल्स कोविन ऐप पर शेयर करेंगे और डिजिटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आफ्टर फर्स्ट शॉट आपको दूसरा शॉट कब लेना है और आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरह से कोविन ऐप का जो रोल है आप इस पूरे प्रोसेस में देखते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। वी हैव अ वास्ट कंट्री, हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है और ये आईटी इंडस्ट्री और जो ये एप्स हैं, क्योंकि अब जो स्मार्टफोन्स हैं इसकी रीच बहुत ज्यादा हो गई है और अगर स्मार्टफोन भी नहीं है तो जो नॉर्मल फोन है उसमें भी एसएमएस भेजे जा सकते हैं। और हमारे एक बहुत अच्छी चीज ये रही कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें सारे इलेक्टोरल रोल में फोन नंबर ये सब अटैच्ड हैं। तो हम अगर इस ऐप का उपयोग करें तो हमारी वेस्टेज कम होगी, हम लोगों को टाइम पे इन्फॉर्म कर पाएंगे कि आपको आना है, क्योंकि हम जैसे कह रहे हैं 100 से 150 ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को एक बार में वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर सारे लोग वहां एक साथ आ जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। और आपने देखा होगा कि हमारे पास आरोग्य ऐप बहुत अच्छी तरह से एक्ट किया है इस समय। इसके अलावा जो हमारा जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो भी ऐप से एक्टिव है। हमारे जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर रैपिड एक्शन टेस्ट, हम उसको ऐप में अपलोड करते हैं, हम अपने हॉस्पिटल्स में, पेरिफेरी में, और वो सीधे सेंट्रल में आईसीएमआर और जो भी हमारे डाटा कलेक्शन सेंटर्स है वहां चला जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि रोज हम बताते हैं कि आज हमने दिल्ली में जैसे 60 से 70 हजार टेस्ट किए और आज हमने पूरे इंडिया में 80 to 90 लाख तक टेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऐप बहुत ही उपयोगी होंगे और यही हमें इस कोरोना से मुक्त कराने में बहुत हेल्प करेंगे। Right. Okay, we have Dr. Rakesh Garg also joining us. He is additional professor, onco-anesthesia and palliative medicine at the All India Institute of Medical Sciences. Welcome, Dr. Garg. Just tell us about what sort of an impact first has COVID had on your specialization, your patients, because if they are in palliative care, then they are already at a very critical juncture of their life and enough suffering there already. How has COVID really impacted that? I think COVID has affected the whole domain of social activities, and I think even in this domain there was an issue. But I think with good support we have developed with telemedicine, telehealth, and the NMC has given those guidelines about communicating with our patients on telephone. So it was a comfort for the patient that we can contact many things. And our services continued even during the COVID time. So thanks to the authority that the infrastructure, the facilities were provided for providing the good care to our patients who are having cancer in the initial diagnostic phase or the advanced cancer patients. But yes, definitely it has affected. But I think I will use your medium to communicate to all patients who are requiring the care for cancer or palliation or palliative care. Don't worry, we are always open for you and our services are always being continued for you. We need to have that communication channel open up, and whatever the
shortcomings has happened in the past, they are being taken care of and we are able to provide services. Right. डॉक्टर गर्ग, हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी सवाल आते हैं, लगातार लोग अपनी क्वेरीज पूछते रहते हैं। एक सवाल नए कोविड स्ट्रेन को लेकर आया है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी उतने ही कारगर साबित होगी। और दूसरा ये सौरभ हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि वो मंडे से उनके कॉलेजेस स्टार्ट है और उन्हें ट्रैवल करना है और बैंगलोर जाना है, तो कितना सेफ है, कितना अनसेफ है नए कोविड स्ट्रेन को दिमाग में रखते हुए? आई थिंक ये जो सवाल इन्होंने पूछा बहुत लाजमी सवाल है आज के टाइम में, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से अगर हम कोविड का देखें कि किस तरह चल रहा है, तो ये सोचना एक डेफिनेटली सभी के माइंड में आएगा कि क्या किया जाए। सो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो नया स्ट्रेन आ रहा है, अभी तो इंडिया में इतना देखने को नहीं मिला। अभी जितना इनिशियल एविडेंसेस मिले हमारे पास, बहुत रोबस्ट एविडेंस या इतना ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जिसमें हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि जो नया स्ट्रेन है किस तरह से बिहेव करेगा आने वाले टाइम में। बट अभी जो प्रिलिमिनरी डेटा हमें मिलना शुरू हुआ है, उसमें जो नया स्ट्रेन है इसको देखा गया है कि इसमें सीवियरिटी कम है। वैसे तो ये फैलता जल्दी है बट सीवियरिटी कम है, सो एक रीएश्योरेंस वाला बात हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें एक ध्यान रखना होगा जो हम पहले भी बोलते आए हैं और अभी नया कोविड स्ट्रेन में भी है, जो इससे बचने की माध्यम है, जिस तरह से हम बचा जा सकता है वो सेम है। जैसे हम पहले बात करते थे ना, SMS की बात करते थे, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटेशन और हैंड हाइजीन। तो ये तीन जो चीजें हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं फेसबुक के माध्यम से श्रोता सुनना चाहते हैं कि कैसे प्रिकॉशन करें, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं या जो लोग ड्यूटी पे जाना चाहते हैं, तो आप जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, तो आप ये चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। आप मास्क जरूर पहनिए, अपना कपड़े का मास्क जो भी रहता है उसको अच्छे से पहन के रखिए। कोशिश कीजिए कि जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है वहां पर ना जाएं। कोशिश ये रहे कि आप एक डिस्टेंस बना के रखें, एटलीस्ट 2 गज का दूरी बना के रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने हाथ को, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें कि हाथ जहां पर साबुन पानी उपलब्ध है, साबुन पानी से हाथ अवश्य धोएं। जहां उपलब्ध नहीं है तो आप एक कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अपने पास रख सकते हैं, तो उसको आप ध्यान रखें। और अपने हाथ को फेस पे टच ना करें, आंख, नाक, मुंह पे टच ना करें। तो जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं उसको जारी रखें, आप उसको रोकिए नहीं, बट ये सावधानियां जरूर रखिए आपको, और ये काफी कंफर्टेबल रहेगा। जहां तक वैक्सीन का सवाल है कि जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन में कितना फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये स्ट्रेन तो अभी आया और वैक्सीन का डेवलपमेंट काफी पहले शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरसेस की बात करें या दूसरे वैक्सीन की बात करें, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि उस ग्रुप के जितने वायरसेस होते हैं, एक बार बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो जाती है तो वो सबको फाइट करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो अगर नया स्ट्रेन भी है और जो अभी कोविड वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें भी ये कारगर रहेगा, उसमें भी सेफ्टी रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, वी हैव टू फॉलो द नॉर्मल नॉर्म्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड for further duration. Right, certainly. And Dr. Pankti, the other worry that people seem to have these days is because of bird flu, how some cases among, basically poultry have come up, and migratory birds in at least 5 states. We're hearing of some cases coming up in Delhi NCR as well, and that is still to be confirmed. But people are concerned about that. And we do know that so far there is no case of bird flu having spread to humans in our country. But just broadly, if you could tell us what is the possibility and what kind of precautions should people be taking, because the other flip side is that people have completely sworn off non-vegetarian food and eggs altogether these days. Is that also correct? Yeah, Gautam ji, you are correct that the avian influenza recently has struck to our country also. It's it's getting spread from Europe, like France also had reported those cases, and there was culling done there also. But I will like to inform, like you have already said, that since 2006 we are monitoring this avian influenza or a bird flu, and we have no documented case in India of any human to human or a human transmission from the birds. So nothing much to worry, but all the action which government is taking, animal husbandry is taking, to be cautious, because this strain, which is also known as H5N1, they have a possibility, very small possibility, that they may jump to human from the birds. Okay. So wherever these places where you see a number of birds are getting found dead suddenly, which is not routine, so there these bird flu may be there.
and we should be cautious. But positive thing is there. It's also an airborne disease or a aerosol. This is from the respiratory tract only infection will occur, and we are all using same hand hygiene SMS that Dr. Garg has already told. Social distancing, mask will help us in preventing this infection also. Achha. And we are using sanitization also. Right. So these masks will be very helpful. And secondly, these virus is very liable to heat. So if you eating a cooked, very well cooked food, not raw food, Right. very less likely chances of spreading to a human or from the poultry. And we should not be very afraid, but cautious that we should be taking care that only well cooked food is being eaten by the families. जी डॉक्टर पांके Okay, बहुत I'm sure that महत्वपूर्ण reassures a lot of बातें। people. जी नीता गुप्ता एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है मध्य प्रदेश से। नीता जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कॉल लेने के लिए। मैं आज 4 महीने से परेशान हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी से यही जानना चाहूंगी कि यदि मतलब कोई गरीब है तो उनके लिए शासन की व्यवस्था है, या कोई अमीर है तो उनके खुद के पास पैसे हैं। नीता जी हम आपका सवाल क्लियरली नहीं सुन पाए हैं। हम आपके साथ है, पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन क्लियरली अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे भैया एक पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के शहडोल जिला में। वो आज 4 महीने से कोविड के पेशेंट होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना जो बिल बना हुआ है, मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो नीरो पेशेंट बन गए, कोविड से हुए थे और वो रीवा मध्य प्रदेश में एडमिट हुए और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई तो उनको छत्तीसगढ़ में एडमिट करना पड़ा MMI हॉस्पिटल में। वहां का बिल आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 18 लाख मैम, 18 लाख जो उन्होंने कर्ज लेके दिया है। ओके और ये बच्चे आप मतलब मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं, मतलब एक मीडियम फैमिली के लिए क्या है, हम कहीं से पता भी नहीं कर सकते। हमने कई जगह ट्राई किया लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि हमें गवर्नमेंट की क्या सुविधा मिलेगी। हमको हमने भोपाल अप्लाई किया तो उन्होंने कहा यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको पैसे मिलेंगे। जी हम आपका सवाल ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे, लेकिन we can understand that you're facing a difficult situation, but we don't understand what sort of a medical query are you trying to raise. Could you understand something, any sort of medical query there? डॉक्टर पांगते अगर आप कुछ समझ पाए हों क्या, किस परेशानी? मैडम जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे दिल्ली में तो ऐसा है कि इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो उसके फिक्स रेट हैं। इवन आईसीयू में यू कैन नॉट चार्ज मोर देन 18,000 एंड गवर्नमेंट तो सारे we'll have to interrupt you, Dr. Pangti, for a moment because we have to cut across to West Bengal live at the moment. We do know that BJP President JP Nadda is there for a one-day visit. He just gave a speech a short while back, addressed a rally in Burdwan, and a lot is being done to garner support for the BJP in West Bengal, which is headed to elections next year in the summer. Right now, he is being served lunch there at Burdwan, and before this, the BJP has started off a fresh campaign to garner support among farmers as well. Ek muthi chawal, and perhaps you will see some rice being served here as well. Jyotika. राइट गौतम, इससे पहले खुद अमित शाह भी बंगाल के कई इलाकों के दौरे पर थे और उन्होंने लोगों से मुलाकात की है और इस तरह से उनके साथ बैठ के भोजन भी किया है, उनकी दिक्कतों को समझा है, उनकी परेशानियों को समझा है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है इन सभी दौरों के दौरान कि किस तरह से जो बीजेपी की स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, क्योंकि अब चुनाव सर पे हैं, तो किस तरह से समझा जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं में एक मोटिवेशन दी जाए उन्हें कि वो किस तरह से लोगों के साथ और जुड़कर उनकी समस्याओं को समझें और आगे उनके लिए काम करें। Yes, certainly, and we do see rice being served there as well. And JP Nadda leading the charge for the BJP today, at least in West Bengal. He's done that in the past as well. Traditional way of serving food there, and a lot of traditional dishes as well. It seems being served there. But this is how the BJP is taking the fight right to the heart of West Bengal and to the Trinamool Congress, which has been ruling in West Bengal. This is a fight that the BJP feels it can win in the summer when the assembly elections are held. It is posing a very, very serious challenge to the ruling Trinamool Congress there,
and the BJP is quite certain that its campaign will come to fruition in May, as JP Nadda himself said, because he feels that Mamata Banerjee's government has failed the people of West Bengal. Not only the benefits of Kisan Samman Nidhi not being given because Mamata Banerjee has not implemented the scheme in West Bengal, so 70 lakh people, that's the number that JP Nadda quoted, are being denied the benefit of that. Apart from that, he also mentioned that a lot of central schemes have simply been rechristened by the West Bengal government to give them a garb of somehow being implemented at the initiative of the West Bengal government instead of the money and the plans coming in from the center. But apart from that, the BJP going all out amongst the people of West Bengal, especially among farmers, to garner support for the new farm laws, the amended laws. राइट और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम सबको याद है वो घटना जब बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था और साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कि आउटसाइडर्स की यहाँ जरूरत नहीं है, तमाम तरीके की चीजें कही गई। लेकिन यहाँ बुलंद हौसले की एक बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन्स पर है कि लोगों से जुड़कर लोगों के लिए काम करना और लोगों का कार्यकर्ता के रूप में काम करना क्या होता है, इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेपी नड्डा जिस तरह से बैठकर वहां पर भोज ले रहे हैं और आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच में मौजूद है। जी, हम जानते हैं कि एक दिन का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और ठीक तकरीबन 1 महीने बाद हो रहा है जब उनके काफिले पर हमला हुआ था। और उसके बाद से लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक तरह से कहें कि पश्चिम बंगाल में तमाम नेताओं का दौरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जब गए थे पश्चिम बंगाल के दौरे पर, वहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुए थे, और एक बड़ा रोड शो का आयोजन भी बीजेपी की तरफ से किया गया था। तब से देखें लगातार बीजेपी का कोई बड़ा नेता पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रवार जिम्मेदारी भी दी गई है और अब किसानों के घर खाना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोजन दोपहर का कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक किसान के घर भोजन किया था दोपहर का। तो निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी सीधे किसानों के घर जा रही है पश्चिम बंगाल में। और आज एक मुट्ठी चावल अभियान की जो शुरुआत है, जिसमें बीजेपी 50,000 से ज्यादा घरों तक सीधे जाएगी और 73 लाख किसानों से सीधे संपर्क करने का राज्य में कार्यक्रम है। और इसमें ये एक बड़ा अभियान है जिसमें किसानों को ये बताया जाएगा किस तरह से किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार ने काम किया है, और जो किसानों को लेकर जो बजट है वो 6 गुने तक बढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जिस सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र भी किया। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक तौर पर जवाब तो दिया ही जा रहा है ममता बनर्जी को, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही थी कि जो 6,000 रुपए सालाना देश के अन्य राज्यों के किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो ममता बनर्जी की सरकार ने वो। Yes, Shailendra, definitely on the question of farmers, the BJP is trying to corner the Mamata Banerjee government and at the same time trying to get the message home to farmers that the new farm laws are for the benefit of the entire community and the nation. Anibrato is also joining us on the phone line from West Bengal. Just let's bring him in as well. Anibrato, this is clearly an all-out assault against Mamata Banerjee. Also a bid to ensure that the BJP maximizes its support for the assembly elections. Just tell us what is the fight been like, because we've also seen a lot of violence being perpetrated as well. Yeah, it's phenomenal, in the phenomenal truest sense of word, because which was earlier, you know, the heartland of left, and thereafter from 2011 it's become the heartland of Trinamool Congress. Now BJP is largely railing into all these areas and in the heartland of this place, and particularly here in Bardhaman. So we have seen that the hundreds and thousands of people gathered here. Most of them belong to the farmers' family, and their response was truly overwhelming. You know, the BJP time and again is showing their attunement with the farmers. And they are alleging that the Trinamool Congress is not implementing the project that the Modi government is taking for the benefit of the farmers.
So here, what we found here, when the Kishan Surakha Gram Sabha rally, JP Nadda addressed here, and here he said that BJP is sure to unseat the Trinamool Congress, and thereafter when we come to power, we'll implement all these things, and the farmers will be truly benefited with it. The thing is that now we find that the JP Nadda, soon after this program was over, he proceeded to Jagadpur Gram, where he visited 5 farmers' family and took fistful of rice from them. And thereafter, now he is having his lunch at a farmer's residence as a Mustholi village. So truly overwhelming in the true sense of word. And what we earlier seen that when in the last only 1 month beforehand, when Nadda came to West Bengal, we found that truly unruly situation here, because he had faced, his convoy faced a severe attack. But this time we find that the intensive security arrangement has been taken everywhere, and carpet of security thrown so that no untoward incident happened to take place. And truly nothing happened. Everything is happening in a very peaceful manner. And soon after this, we were having his lunch here. JP Nadda will attend a road show that is scheduled to take place at Bardhaman town, and thereafter he will hold press conference. Right. शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं? बिल्कुल, बताइए जी। शैलेंद्र, एक बहुत बड़ा संदेश देश भर को भी इन तस्वीरों से जाता नजर आता है कि किस तरह से जो सरकार है वो किसानों के प्रति संवेदनशीलता से सोचती है, उनकी समस्याओं को समझती है, और तीनों कृषि कानूनों की जब बार बार बात की जाती है, किस तरह से विपक्ष लगातार उसके प्रति जो भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहता है, उसको दूर करने की भी यहाँ कोशिश की जा रही है, और देश भर के किसानों में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार में उच्च स्तर पर लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है, और खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखें, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हाल ही में आए थे, तब उन्होंने किसानों के घर पर भोजन किया था, और निश्चित तौर पर वो एक संदेश दिया गया था कि दरअसल न केवल किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, बल्कि उनके दुख दर्द में सीधे तौर पर शामिल होकर जमीन पर एक फीडबैक लेने का भी काम सरकार कर रही है। और साथ ही साथ सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से भी हमने देखा कि तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, पार्टी के जो नेता, वो सीधे किसानों से संपर्क कर रहे हैं। और आज ये दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जहां उन्होंने कृषक सुरक्षा सभा को संबोधित किया, उसमें किसानों को लेकर मोदी सरकार जो काम कर रही है उसका खास तौर पर उल्लेख किया। अब से थोड़ी देर बाद वो रोड शो करने वाले हैं, किसान के घर पर भोजन का कार्यक्रम। तो ऐसे में ये सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश है कि न केवल मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है, बल्कि पूरी पार्टी बीजेपी दरअसल जमीन स्तर पर जाकर किसानों के दुख दर्द में शामिल हो रही है। जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आम किसान के घर जाकर भोजन, दोपहर का भोजन करता है, तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश दिया था। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पर, चूंकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर एक आरोप लगाती रही ममता बनर्जी सरकार पर कि जो एक ऐतिहासिक योजना मोदी सरकार ने शुरू की, किसान सम्मान निधि, जिससे किसानों को बहुत सहारा मिला है, वो 6,000 रुपया सालाना पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने उसमें अड़ंगा लगाने का काम किया। Yes, and that is something that the people of West Bengal are hearing loud and clear, and a lot of the other messages related to how the Mamata Banerjee government has been functioning as well, apart from the way politics is also being conducted in the state of Bengal. All these factors, I'm sure, will be weighed by the people of West Bengal as and when the occasion comes in May. Thanks a lot for joining us for the moment, Shailendra Mishra and also Anibrato from West Bengal. And let's return now to Dr. Speak. Take up your queries. We have the experts with us. Dr. Pangti is with us and Dr. Garga as well. And let's in fact raise a question that has been put across by Rajendra Atri. He's asking, UK and US are showing increase in new cases in spite of huge number of vaccination in these countries. What could be the reason? Dr. Pangti, would you like to respond to this? Gautam ji, what we have seen is US, they didn't follow these SMS, this social distancing. They didn't, even their president was not accepting the mask. So these all things may have led to the excess of infection. There was a Christmas, there was a New Year,
A lot of social gathering was there. Even public was not ready to accept that they need this virus may be problem. And there, as I said, that population of US, a lot of elderlies are there. So these may have led to a peak of up to like 2 lakhs cases are there. That may be the reason. While India is doing better because we all followed since last 9-10 months. We are totally following all the measures to avoid this infection, and we are reaping those results because of that one. राइट डॉक्टर राकेश आपके पास आना चाहेंगे। वैक्सीन का ही एक सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी तब तक कई वैक्सीन मार्केट में होंगी, तो किस तरह से हम चॉइस कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेस्ट है? आई थिंक क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो तभी हम सोचते हैं कि कौन सा उसमें से लिया जाए। लेकिन वैक्सीन तो वैक्सीन है, क्योंकि जितना भी वैक्सीन बन रही है अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 2 अवेलेबल है हमारे पास इंडिया के पास। सारी वैक्सीन एक प्रॉपर तरीके से बनाई जा रही है, एक प्रॉपर साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू बन रही है। तो आप कोई भी वैक्सीन लेंगे उसका इम्यूनिटी तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आप अभी हम ये चॉइस करना है कि कौन सा वैक्सीन क्या चीज है। अभी तक जितना डेटा मिला है सभी वैक्सीन का एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और अभी आपको जो भी वैक्सीन मिलता है उसको लगवा लीजिए। लेकिन साथ साथ में आपको एक ये भी बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खुला किसी तरह से भी घूम सकते हैं। स्टिल यू हैव टू फॉलो ऑल प्रिकॉशंस। तो वैक्सीन जो भी मिलता है लगवाइए आप, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से मार्केट में आएगा, डिस्पेंसरी में अवेलेबल है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि दिस इज शेड बेटर देन द अदर, ऑल वैक्सीन। Right. We are also joined again by Dr. Beniwal. We've got that link through with him properly now. Dr. Beniwal, a lot of people are asking questions about inclusion in, top priority list as far as vaccination is concerned. There are questions about people above 70, people above 75. Should they not be, in among the first who are getting the vaccine? Just tell us. How can is it even possible for people above 70 to be excluded among the top prioritized category, apart from say the first responders, the COVID warriors? Because in any case most people above the age of 70-75 would have one comorbidity or the other. Dr. Beniwal, can you hear me? Okay, we still seem to be having a problem with Dr. Beniwal's. Dr. Pankti, if you could respond, please. I think like Dr. Garg has already told that vaccines all are effective, and we have made a decision, government has made a decision that this will be given above 50. So I don't think now we can change it to 60, above 70 and all. So it will be given first to above 50, and according to that maybe a app or that decision will be taken, and they will be called after registration, and it's a voluntary. It's not forceful. You don't have to come there without registration, and it is forced upon you. Even as a healthcare worker, if someone said that I don't want to take this vaccine, they won't be given a vaccine as a forceful thing. At present, we have 2 vaccines, but I don't think, because we have at present only 30 crores of population will be vaccinated. So I don't think there will be a choice at least for the next 3 to 6 months. After 6 months, there may be some choice that when more vaccines like Pfizer or Moderna will be available. At present, as in when your number comes, your registration comes, you will be given vaccine. If you choose to take it, you will take it. Otherwise, you will miss the line or a queue. And all are effective. I will say they are good vaccines. So don't be in an impression that there may be a major harm. But above 50, everyone will be taken equal. Right. डॉक्टर पंक्ति, बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं कि अगर, और खासकर गर्भवती महिलाओं की स्थिति को लेकर भी, कि इनको जब वैक्सीन लगेगी किस तरह से वो काम करेगी, उसका कैसा असर होगा, क्योंकि बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स को लेकर अभी जो प्रोसेस है वो जारी है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं, और क्योंकि साथ साथ इस वैक्सीनेशन पर काम भी किया जा रहा है। एक नए तरह का वायरस है जिस पर हम सभी मिलकर इससे लड़ रहे हैं, और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की बात करें, डॉक्टर्स की बात है, सब मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। जी हाँ योतिका जी, अभी जैसे आपने बोला कि ट्रायल्स में जो भी लोगों को लिया गया था वो एडल्ट्स थे,
बच्चे नहीं थे, इसलिए ये वैक्सीन 12 साल से कम को तो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। बट अच्छी बात यह है कि बच्चों में ये जो कोविड इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, वो सीवियर नहीं देखा जा रहा। बहुत कम बच्चों को इन्फेक्शन है अगर आप एडल्ट्स के कंपैरिजन में ले, तो ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं होगा। और जैसे कि आपको पता है कि गर्भवती महिलाओं में भी आई थिंक इंजेक्शन, वैक्सीनेशन ये सब अवॉइड करने चाहिए, तो इसलिए उनको भी अवॉइड करने को कहा गया है। बट जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे उसके हिसाब से मे बी अगले 6 महीने में अगर कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया तो वो अप्रूव हो जाए। बट अभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अभी सिर्फ एडल्ट्स को लगेंगे और एल्डरली और कोमॉर्बिड इलनेस को प्रायोरिटी दी जा रही है। जी डॉक्टर गर्ग, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। आई थिंक मैं सिर्फ एक रीएश्योरेंस देना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन चल रहा है, और सिर्फ वैक्सीन देके ऐसे नहीं कि वैक्सीन देके उनको छोड़ दिया गया, दे आर अंडर मॉनिटरिंग एंड उनको फॉलो अप भी किया जा रहा है टेलीफोनिकली, एंड उनको बोला जा रहा है कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो रिपोर्ट करें। सो हमारे पास आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड से इतना सारा डेटा आ जाएगा कि हम उसकी सेफ्टी प्रोफाइल जो आपकी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है इसमें भी पता चल जाएगा, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ कि वेदर those specific population is safe for vaccination or not. But अभी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, but data has yet to come and that will reassure us. And Dr. Garg, we have a viewer who's been leaving a few messages on Facebook for us. Nihal Srujan is wondering why has the college, his college in Bangalore, why has it scheduled exams when classes were not held and they're being called to give exams? Could you tell him something that would reassure him that as long as giving exams is concerned, if due precautions are taken, it should be all right? This is for me? Yes, Dr. Garg. I think this is the policy of that particular university or the concerned authorities. But my point of view will be there that we are moving towards new normal. So whatever is being done, whether it's an examination, whether you are supposed to do your daily activities, or you are a frontline warriors in COVID-19, just take all precautions that we assume to be taken for COVID-19. Even you are going for exam, I think what we have seen examinations in the medical sciences, a good amount of social distancing as being maintained. Even when the exam is being conducted, they are not allowed to get crowded. Social distancing is maintained. The hand hygiene measures are being provided. So my suggestion would be whatever the policy or decision has been taken by the concerned authority, they must have taken with due consideration, but follow the basic principles of preventive measures of COVID-19 and take care of yourself. Right. डॉक्टर पांगटे, एक और सवाल है। विद्या जोशी पूछना चाह रही है कि एक बैंक एम्प्लॉय हैं और हर रोज बहुत सारे लोगों के संपर्क में आती हैं डेली बेसिस पर, क्या प्रिकॉशंस इन्हें लेनी चाहिए जो आम प्रिकॉशंस हम लेते हैं उसके अलावा भी? इसके साथ ये भी पूछ रहे हैं ज्योतिका कि क्या बैंक एम्प्लॉय इस तरह से जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की लिस्ट बनी है उसमें शामिल होंगे? इसको भी लेकर काफी कंफ्यूजन है कि किस तरह के लोग, किस तरह के what kind of people and what kind of responsibilities in society will be considered to be in the list of those who will first get the vaccine on priority? ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि बैंक में, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अगर कैशियर या इस तरह की जॉब है तो बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि नोट से काम करते हो, बट उसमें भी आप, क्योंकि इस बैंक में आप देखते हैं कि एक ग्लास का, एक सिरामिक का आगे एक वो डिस्टेंसिंग होती है, तो ऐसा नहीं कि ड्रॉपलेट से आपको इन्फेक्शन आ जाए, तो इतना ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। आप अपने हैंड हाइजीन, जैसे आप नोट भी गिनते हैं तो उसको नोट गिनने के बाद अपने हाथ को बिल्कुल स्टरलाइज कर लीजिए 70% अल्कोहल से, तो आप इन्फेक्शन अवॉइड कर सकती हैं। दूसरा जैसे कि बात हुई थी कि इस समय एक हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स, और तीसरा है कि 50+ एल्डरलीज को या 50+ वृद्ध को ये वैक्सीन लगेगी। तो अगर उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो मोस्ट लाइकली उनको वैक्सीन लग जाएगी, और लेकिन अगर 50 से कम है और अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन या उनके नाम नहीं लिए गए हैं तो मोस्ट लाइकली वो बैंक या बैंक एम्प्लॉय उस कैटेगरी में नहीं है कोरोना वॉरियर्स के। कोरोना वॉरियर्स वो लोग हैं जैसे कि कहीं कंटेनमेंट जोन कर दिया जाता है तो उस इलाके में जैसे पुलिस वाले हैं वो उसको पूरे को कंटेनमेंट जोन को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा जो पैरा स्टाफ होता है, जैसे कि कोई आप कोई सर्वे करते हैं, आप जगह जगह जाते हैं कि किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये सारे वर्कर आएंगे जो कि कोरोना वॉरियर्स में काउंट होंगे। बट रूटीन जो ऑफिस वाले लोग हैं
वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे. Right. I hope that answers your question. And let's quickly get Sunil Kumar's question in as well. Dr. Beniwal, if you could answer, virus, does it only infect the upper respiratory tract and does drinking hot water help? I think this question has been asked in the past as well, but it will be good to get your perspective on it as well. Dr. Beniwal? I can hear only female anchor voice. आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आ रही है. अच्छा, मेरी आ रही है सर. ये सुनील कुमार जी का एक सवाल है, इसके साथ हम आपके पास आते हैं. पूछना चाह रहे हैं कि वायरस क्या सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और गर्म पानी पीने से कितना फायदा है या नहीं है? नहीं, ऐसा गर्म पानी पीने से ऐसा नहीं है कि ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहता है, नीचे भी जाता है. ये शुरुआत के टाइम में जब इन्फेक्शन होता है तब 24 to 48 आवर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है. उस समय गर्म पानी पीने से थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन वो टाइमिंग की बात है. हमेशा तो पता नहीं ना कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा. नीचे भी जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें ये फाइब्रोसिस करता है जी. तो इसमें श्योर शॉट ये नहीं है कि गर्म पानी पीने से वायरस उसमें खत्म हो जाएगा. जी डॉक्टर बेनीवाल, एक और सवाल है क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, हम जल्दी से सवाल जितने ज्यादा ले लें बेहतर है. अमिता दयाल जी पूछना चाह रही हैं कि मेरा हेल्पर 1 महीने बाद घर से वापस आ रहा है तो उसका RT-PCR करवाना चाहिए अगर वो पूरी तरह स्वस्थ है तब भी या नहीं? 1 महीने बाद आ रहा है, पूरी तरह स्वस्थ है तब भी करवाना चाहिए जी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, वो हो सकता है वो पॉजिटिव हो लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. तो उसके अगर वो आएगा तो दूसरे घर में लोगों को उससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो बेशक करवाना चाहिए. Right. Now the scenario also is Dr. Pangti, that a lot of people are a little wary of taking the vaccine. There is some study that has emerged that the number could be as high as 40% in a country like the UK. We don't know what the numbers could be here in India, but I'm sure there are those who are anti-vaxxers here too. Now, what do you think would really convince them that they should get the vaccine as and when it is available to them? I think this media, you people are the pioneer who can help people know that this vaccine is effective. We'll definitely we are here as a scientist, as a doctors, we will try to give the message that this is effective and there's not much of harm. And media will play a vital role in making those public aware that there's not much of an anti-vaccine campaign and we should continue with vaccine. Right. जी बिल्कुल. और आज वक्त हमारे पास इतना ही. आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र कुमार बेनीवाल जी आपका, क्योंकि अब आजकल हम सब टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और टेक्नोलॉजी कभी साथ देती है कभी नहीं देती है. डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं. आपने हमारा बहुत साथ दिया है और इस इंटरप्शन के लिए भी माफ़ी चाहेंगे, तकनीकी खराबी की वजह से भी, जिस वजह से हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए. लेकिन फिर भी आप सभी डॉक्टर्स ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ बांटी, दर्शकों के सवालों का जवाब दिया. सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you for joining us and do remember that we'll be here at the same time 2 o'clock tomorrow as well. That's the time for the weekend. आसमान छूता हिमालय, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदानी जंग, गहरी बर्फ की परतें, रूह कंपकपाती ठंड, जहां सांस लेना भी हो दूभर, मजबूत कंधे ही उठा पाए जिसकी सुरक्षा का जिम्मा. ऐसे योद्धा कहां होते हैं तैयार? जानते हैं भारत के वीरों की गाथा.
भारत के जांबाज की ट्रूपर्स की कहानी हिम योद्धा। कैसी होती है एक मरीन पायलट की जिंदगी, इससे जुड़े क्या है खतरे, क्या है रोमांच। We get very personal to the ships. हम लोग जहाज के अंदर काम कर रहे हैं और उसको चलाते भी और उसके नेविगेशन भी देखते हैं, उसके इंजीनियरिंग साइड भी देखते हैं। इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में कैसे बनाई एक महिला ने अपनी जगह। ये every other day I am put up with this sort of a reaction. Oh, you are the pilot. ऐसे मतलब पीछे भी देखते हैं कभी-कभी कि इनके पीछे कोई और आ रहे हैं. Male pilot is coming behind this person. First thing is you cannot self doubt. कुछ चीज अगर लगता है कि मैं कर पाऊंगी तो आप करके देखो कि कर पाएगी कि नहीं। जानिए देश की पहली और एकमात्र मरीन पायलट रेशमा नीलोफर की जुबानी कार्यक्रम तेजस्विनी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज। कहा, देश में निर्मित हो कोरोना वैक्सीन के साथ दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार है भारत। एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्धमान की रैली में कहा, राज्य के किसानों की दुर्दशा के लिए ममता सरकार है जिम्मेदार। भाजपा अध्यक्ष रोड शो में भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल के न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात की मौत। राज्य सरकार ने दिए घटना की जांच के आदेश। मृत बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर ली हादसे की जानकारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत ने रचा नया कीर्तिमान। देश में अब तक 18 करोड़ के पार हुई सैंपल टेस्ट की संख्या। पिछले 24 घंटों में 9,16,000 से अधिक कोविड नमूनों की हुई है जांच। और सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 103 रन। भारत पर अब तक 197 रन की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी मौजूद रहे। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए हैं, जिसका दुनिया भर को इंतजार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें हैं। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक